हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, मेरे लिए मेरा कैरियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर समीर यह बात नहीं समझता, लिहाजा मुझे कोई ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा। उर्वशी ने जब कुछ रोष और कुछ दुख से कहा तो कविता को उसकी चिंता हुई और वह उर्वशी के कहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। क्या मतलब है उर्वशी के ठोस निर्णय का? कहीं तलाक की बात तो नहीं सोच रही उर्वशी? ये सोचते ही कविता का जैसे सर्वांग कांप उठा। एक गुस्सैल बेटी पता नहीं क्या करने वाली है। उर्वशी का रूप देखकर भविष्य की आशंका से आज कविता को चिंता के साथ साथ बहुत डर भी लग रहा था। तुम समीर से रिश्ता तोड़ने की बात सोचना भी मत, बोलते हुए आज कविता को अपने ही शब्द खोखले से लग रहे थे। आज जो बात वो अपनी बेटी को समझा रही थी, काश समय रहते उसने खुद समझा होता, अपनी माँ की बात मानी होती, अशोक की जिम्मेदारी में हाथ बटाया होता तो कदाचित उसकी बेटी आज तलाक की बात अपनी जुबान पर नहीं ला पाती। कविता भी तब कहाँ समझ पाई थी अशोक की भावनाओं को। बस हमेशा होड़ सी लगी रहती थी दोनों में अपनी बात को ऊपर रखने की। आज जब उसकी खुद की बेटी उर्वशी उसकी गलती दोहराने जा रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उर्वशी को वही गलती करने से कैसे रोके जिसके पछतावे से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई थी। जब कविता ने देखा कि अभी उर्वशी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है और अपने करियर की ग्रोथ से इतनी खुश है कि प्रमोशन के साथ हुए ट्रांसफर को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करने को राजी है, और समीर जब उसे ट्रांसफर लेने के लिए रोक रहा है तो वो उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई है, तो कविता का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि उर्वशी अपने तरक्की के मद में चूर होकर गृहस्थी को ताक पर रखकर बचपना कर रही है, पर अभी उसे कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं था। फिर उसे ऑफिस के लिए भी देरी हो जाती, इसलिए कविता ने फिर कोई बहस नहीं की। इस वक्त वो अपनी बेटी का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। सोचा जब उर्वशी शाम को ऑफिस से वापस आएगी तब आराम से बात करेगी, कहीं उसकी नक चढ़ी और स्वाभिमानी बेटी यह ना समझ ले कि अब उसकी शादी हो गई है तो उसकी माँ को उसका मायके में रहना अखर रहा है। आज कविता ने अपना काम जल्दी खत्म करके खुद को एकदम फ्री रखने का सोचा था, ताकि अपनी बेटी को आराम से समझा सके कि पति पत्नी में जरा सी अनबन या मतभेद का अंत तलाक नहीं होता। कविता को पता था मीठा उर्वशी की कमजोरी रही है हमेशा से, सो उसके लिए उसकी पसंद के बेसन के लड्डू और सेवइयां बनाने लगी। उर्वशी को हमेशा से सेवइयां ही पसंद थी, जबकि कविता को खीर पसंद था। खाने पीने और अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखने में उर्वशी अपने पिता अशोक पर गई थी। उन्हें भी सेवइयां बहुत पसंद थी। कविता को बाप बेटी के पसंद के खाने पीने की चीजों और बात व्यवहार का मिलान करते करते अशोक से जुड़ी हुई और भी कई बातें याद आ रही थी। वैसे उनसे अलग होने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब कविता को अशोक की याद ना आई हो, पर इन यादों को सहेज कर रखी हुई पिटारी को वह रात को बिस्तर पर जाने के बाद ही खोलती थी। पर आज तो दिन दहाड़े अशोक की यादों ने डाका डाल दिया था, तो कविता का मन अतीत के गलियारे में विचरित करने को विवश हो उठा। अशोक और कविता का संबंध लैला मजनू की तरह नहीं तो बुरा भी नहीं था। एक आम पति पत्नी से कई गुना बेहतर था उनका रिश्ता। सिर्फ शहर में पली बढ़ी कविता और गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अशोक में कभी कभी आधुनिकता को किस हद तक अपनाना है, इस बात पर बहस हो जाया करती थी। फिर 2-3 दिन के अबोले के बाद प्यार मनुहार से सब ठीक हो जाता था। अशोक को तो अपना लिया था कविता ने, पर उनके ग्रामीण माता पिता को ना तो वो अपना पाई थी और ना ही अपने हृदय में उनके लिए सम्मान की भावना जगा पाई। तभी उनके संबंधों में छोटी छोटी बातें ही बड़ी होती चली गई थी और कविता को अशोक से अलग होना पड़ गया था। वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बात बहुत मामूली सी तो थी। अशोक चाहता था कि कविता 2-1 साल घर में सास ससुर के साथ रहे,
उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, फिर चाहे तो कोई नौकरी कर ले। तब तक दादा दादी बन चुके उसके माता पिता को भी एक खिलौना मिल जाएगा, फिर वो चाहे तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकती है। वैसे भी कविता के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उसके सास ससुर गांव से आ गए थे, जो कविता को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने इसका विरोध किया तो अशोक का अपना तर्क था कि उसके माँ बाप के भी बेटा बहू पोता पोती को लेकर कुछ अरमान है, पर कविता को लगा और उसे सताने और नौकरानी जैसा बनाने के लिए ऐसा कह रहा है। तब जो लड़ झगड़ कर मायके आई तो कविता की माँ ने भी उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के साथ रहने के लिए उसे मना नहीं करना चाहिए, पर तब कविता के सर पर भी ऐसा ही भूत चढ़ा हुआ था जो अभी उसकी बेटी उर्वशी के सर पर चढ़ गया था। अशोक भी तो यही चाहते थे कि दोनों पति पत्नी साथ साथ रहें और अपने माता पिता को भी अपने साथ रखें। कविता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर तब अशोक की बातें कविता को तानाशाही लगी थी और एक बार लड़ झगड़ कर जो मायके आई तो अशोक के लाख मनाने पर भी नहीं मानी थी, क्योंकि अशोक की तरफ से एक अनकहा आग्रह था कि उनके साथ रहना है तो उनके माता पिता को भी पर्याप्त सम्मान देकर अपनाना होगा, और कविता इस बात के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। उर्वशी के जन्म के समय तो अशोक का एक दूसरा ही रूप सामने आया था, जिससे कविता को लगने लगा था कि अब शायद अशोक उसकी बात मानकर अपने माता पिता को वापस गांव छोड़ाएंगे और वो फिर से अपनी बेटी और पति के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर पाएगी। जैसे ही कविता की मां ने अपने दामाद अशोक को बेटी के जन्म की सूचना दी, वो अगले दिन ही बच्ची के लिए कई जोड़े कपड़े और ढेर सारे खिलौने लेकर आ गए थे। अपनी नन्ही गुड़िया को गोद में उठाते ही बहुत भावुक हो गए थे अशोक। उर्वशी के माथे को चूमते हुए देर तक कविता को प्यार से निहारते रह गए थे। उनकी इस प्यार भरी निगाहों का सामना नहीं कर पाई कविता तो नई दुल्हन की तरह शर्माकर सर झुका लिया था। उन क्षणों में उनके अंदर की स्त्री जैसे अपने प्रिय के बाहुपाश में बंध जाने को विकल हो उठी थी। इसलिए जब अशोक ने कविता को गले से लगाया तो इतने दिनों की जुदाई और गिले शिकवे उनकी मजबूत बाहों के घेरे को अश्रु कणों से भिगोते हुए बह गए। उन भावुक पलों में भी कविता को अपनी बात मनवाना बखूबी याद रहा था। तभी तो जब अशोक ने उनसे अपने घर चलने को कहा था तो उन्होंने उनके सामने अपनी शर्त रख दी थी कि वो उनके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। जब तक अशोक उनको गांव नहीं छोड़ाते कविता उस घर में वापस नहीं जाएगी। अशोक ने कविता को लाख मनाया, यहाँ तक कि अस्पताल में ही रोते रोते अशोक ने उसके पैर तक पकड़ लिए थे कि वापस घर चलो, पर तब उसकी एक बचकानी बात ने अशोक का मन बुरी तरह तोड़ दिया। जब कविता ने नाराजगी दिखाते हुए यह कहा कि अगर मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो तो अपने माता पिता को गांव छोड़ाओ, वो गंवार हमारे साथ रहेंगे तो हमारी बच्ची भी वैसे ही गंवई हो जाएगी। ना जाने काल का कौन सा दुष्चक्र था कि उस दिन कविता अपने कथन से जैसे खुद अपने दुर्भाग्य को न्योत आई थी। कविता की उस बात से कदाचित अशोक इतना आहत हुए थे कि अगले ही दिन बिना कुछ कहे सुने वापस चले गए थे। अपने माता पिता के लिए ऐसे शब्द सुनकर वो कविता को माफ नहीं कर पाए थे। शायद उनकी चुप्पी जब बहुत दिनों तक रही तो उस मौन में खलल डालने के लिए कविता ने अपना एक और दांव चला। कविता ने बिना किसी से सलाह मशविरा किए अशोक को परेशान करने के लिए उसे तलाक के पेपर भेज दिए। उसे लगा था कि अब कम से कम अशोक उसकी बात मानकर वापस आ जाएंगे और अपनी पत्नी और बच्ची को अपने साथ घर ले जाएंगे। परंतु कविता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अशोक ने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके उसे वापस भेज दिया था। जबकि कविता ने तलाक के पेपर के जरिए अपने तुरुप का आखिरी पत्ता फेंका था, अपनी बात मनवाने का, अशोक को और झुकाने का। पर एक खेल कविता पर इतना भारी पड़ा था कि तमाम उम्र अकेले गुजारनी पड़ गई थी। दोनों के बीच अहम आ गया था जिसे अभिमान ही कहा जा सकता है, स्वाभिमान कतई नहीं। अब यही गलती अपनी बेटी को नहीं करने देगी ओह, पर कैसे मनाए वो अपनी जिद्दी बेटी को
जो छोटी सी बात को दिल से लगा बैठी है। पति पत्नी के बारीक रिश्ते को समझने की समझ कहाँ है उर्वशी को। बस इतना ही तो कहा था उसके पति समीर ने कि अगर वो अपना ट्रांसफर ले लेती है तो दोनों साथ कैसे रह पाएंगे, फिर साथ रहने का मतलब क्या। उर्वशी की प्राइवेट नौकरी है, यहाँ छोड़कर कहीं और ट्राई कर सकती है। इस पर जब उर्वशी ने यह सोच लिया कि पति उसकी नौकरी को कम आंक रहे हैं या उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, तो ये उसकी समझ की कमी है। कई बार हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। उर्वशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पति के कहने का गलत मतलब निकाल रही थी और यह नहीं देख पा रही थी कि वो कितना प्यार करता है उससे, कि उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। अगर उर्वशी को नहीं दिखाई दे रहा पति के कहे का सच, उसका छुपा हुआ प्यार, तो कविता जरूर उसे दिखाएगी। अपनी बेटी को पछतावे के अंगारे पर चलने से बचाएगी। पति पत्नी मिलकर एक रिश्ता बनाते हैं और एक प्यारे से रिश्ते से निर्माण होता है घर का। उस गृहस्थी में जब बच्चे की किलकारी गूंजती है तब पति पत्नी में सब कुछ साझा हो जाता है। जीवन की सार्थकता तो पूर्ण होने में है, न कि अहम के वसूभूत होकर अलग अलग जीने में। कविता यही बात उर्वशी और समीर को समझाना चाहती थी। वैसे बचपन से उर्वशी ऐसी ही थी। वो उसकी वही बात मानती जिसके लॉजिक से वो सहमत होती। अब माँ ने भी तो अपने स्वाभिमान के लिए पापा से तलाक लिया था, तो मैं अगर समीर से तलाक लेना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है। उर्वशी के तर्क में दम तो था, पर कविता अपनी बेटी को कैसे समझाए कि स्वाभिमान और ईगो में एक बड़ा सा फर्क होता है। उसकी माँ ने जो किया वो अभिमान था, कदाचित स्वाभिमान नहीं। आज उर्वशी के समीर से तलाक लेने के निर्णय से कविता का मन बहुत ही अशांत था। ऐसे में उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी, जो उन्होंने कविता और अशोक के तलाक लेने की बात पर दुखी होकर कहा था। ये आजकल के बच्चों में जरा भी धैर्य नहीं। रिश्ते निभाने में जरा सा त्याग क्या करना पड़ता है कि ये रिश्ते का ही त्याग कर देते हैं। यही तो कहा था माँ ने जब वो अशोक को छोड़कर आई थी और अपने वापस न जाने का निर्णय लिया था। और अब उर्वशी भी नहीं, मैं उर्वशी और समीर को अलग नहीं होने दूंगी। उर्वशी अगर अपनी नासमझी में समीर की भावनाओं का मोल नहीं समझ रही थी तो क्या हुआ, मैं उसे समझाऊंगी। कविता अब दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बेटी का घर नहीं टूटने देगी। कविता ख्यालों से बाहर आई तो देखा सेवई और आलू दम के साथ बेसन के लड्डू तैयार हो गए थे। पूरियां तो खाते वक्त ही तली जाएंगी। सोचते हुए कविता समीर को फोन करने चली गई। समीर ने भी फोन पर यही शिकायत की थी कि उर्वशी बस जिद किए बैठी थी कि उसका ट्रांसफर हुआ है प्रमोशन के साथ, तो वो जरूर जाएगी। आखिर समीर यही तो चाहता था कि वो मुंबई ना जाकर यहीं भोपाल में कहीं और जॉब के लिए कोशिश करे, वरना साथ रहेंगे कैसे। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि वो नहीं जा सकता उसके साथ, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। पर उर्वशी को इस आग्रह के पीछे लग रहा है कि समीर उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये नहीं दिख रहा इस पागल को कि समीर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। उर्वशी और समीर का सोचते सोचते उसे फिर से अशोक की याद आ गई। अशोक भी तो यही कहते थे कि सब साथ रहेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं जीवन के सफर में तुम्हारा साथ हमेशा चाहता हूँ तो गलत क्या है। ओहो, अशोक की यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। कविता फिर बड़बड़ा उठी। कितना मुश्किल होता है जीवन संध्या में जीवन साथी के बगैर रहना। अब मेरी बेटी भी मेरी वाली गलती करने जा रही है। नहीं, मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। कविता स्वतः बुदबुदा उठी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन के लड्डू देखकर उर्वशी उछलकर बोली। तब तक कविता अपनी बेटी की पसंद की चीजों को लेकर थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालती जा रही थी, तो उर्वशी को बड़ा मजा आ रहा था कि माँ एकदम बच्चे की पसंद को अच्छी तरह जानती है। थोड़ा सा सब कुछ चखने के बाद उर्वशी फ्रेश होकर बालकनी में आई ही थी कि पीछे से कविता भी आ गई। मौन की अपनी एक भाषा होती है जो माँ बेटी अच्छी तरह समझ रही थी। उस दिन खाना खाते हुए उर्वशी नन्ही बच्ची की तरह चहक रही थी।
जिसे देखकर कविता को बड़ी खुशी हो रही थी। खाने के बाद सेवइयां खाते हुए उर्वशी के मुंह से अचानक निकला, पता है मम्मी, समीर को भी मेरी तरह सेवइयां बहुत पसंद है और उसमें खूब सारे किशमिश भी। वैसे भी खाना खाते और बात करते हुए उर्वशी कम से कम किसी न किसी संदर्भ में 4-5 बार समीर का जिक्र कर चुकी थी। कविता समझ रही थी कि उसकी बेटी और दामाद की नाराजगी बस ऊपर ऊपर की है, अंदर से उनके रिश्ते में बहुत गहराई है जो शायद उर्वशी और समीर को प्रत्यक्ष तौर पर पता नहीं है। उर्वशी के अंदर उसके पति समीर के प्रति इसे छुपे हुए प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश कविता कर रही थी। चाहे जैसे भी हो, उर्वशी को शादी की गरिमा और एक परिवार को संजोकर रखने की बात वो आज उर्वशी को समझा कर रहेगी। इसी निश्चय के साथ कविता उठी और 2 कप कॉफी बनाकर उर्वशी के रूम की तरफ चल दी। सच, एक माँ अगर अपनी आन पर आ जाए तो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचा सकती है, फिर चाहे बात उसके करियर की हो या जिंदगी में आए किसी भी तूफान की। कविता ने उस रात अपनी बेटी को पति पत्नी के रिश्ते की गहराई की बात समझाई और उसे तलाक के निर्णय पर फिर से सोचने को कहा। पहले तो उर्वशी नाराज होती रही, फिर इस शर्त पर मान गई कि इसके पहले वो समीर से बात करेगी। फिर क्या था, अगले दिन कविता ने फोन करके समीर को बुलाया और दोनों को बैठाकर सारी बातें सुनी। फिर उन्हें अपनी जिंदगी के तपते रेगिस्तान की दास्तां सुनाई तो उसने उर्वशी और समीर की आंखों में एक दूसरे से किए गए बातों के लिए पछतावा साफ साफ झलक रहा था। कविता के सामने ही दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और समीर ने कविता को आश्वासन दिया कि अब वो ऐसे नहीं लड़ेंगे। अब जाकर आज की सुबह की चाय बहुत स्वाद बहुत अच्छा था। आखिर उर्वशी और समीर ने एक दूसरे की इच्छा का मान रखते हुए भावनाओं का मोल जो समझ लिया था और आज कविता के घर से दूसरी बार बेटी विदा हो रही थी। पर इस विदाई में कविता की आंखों में आंसू की बजाय खुशी झलक रही थी। क्यों ना हो, आखिर उनकी बेटी का घर हमेशा के लिए बसने जा रहा था। एक माँ के मन में अपने बच्चे की खुशी और उसकी भलाई सर्वोपरि है, बाकी दुनियादारी बाद में। आज कविता ने भी बड़ी समझदारी से अपनी बेटी का घर टूटने से तो बचाया ही था, अपने अनुभव उनसे बांटकर भविष्य में भी उनसे अपने रिश्ते को हमेशा खुशनुमा बनाए रखने के कई गुण भी सिखा दिए थे। उर्वशी को विदा करते हुए उसे हर वक्त अपने पार्श्व में अशोक की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक कतरा आंसू कविता की आंखों से बहकर आंखों की कोर से बाहर आ गया था। इन बूंदों में अशोक की यादें बसी हुई थी, जिसे कविता ने हाथ से पोंछा नहीं बल्कि यूं ही चेहरे पर सूख जाने दिया था। एक तरफ बेटी का घर बसने का संतोष तो दूसरी तरफ अशोक का घर छोड़ने का अफसोस। दोनों तरह के मिले जुले भाव थे कविता के हृदय में। हाथ उठाकर भगवान से उर्वशी और समीर के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए कविता का मन आज काफी शांत था और सुकून से भरा हुआ भी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।